सेक टूर्नामेंट में मेरे मास्टर ने सबके सामने मेरी बॉन्डेड स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दी, लेकिन मेरे कानों में उनके मन की वह बीमार और पागल कर देने वाली आवाज अब भी गूंज रही थी। इसकी तलवार तोड़ दो और यह बेकार हो जाएगा। इसके बाद इसके पास दिन रात मुझ पर निर्भर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरा छोटा पिंजरे वाला परिंदा जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। फिर वही आवाज दोबारा गूंजी। क्या उसे मेरे लिए बुरा लगेगा? जल्दी करो और मेरी मदद करो। बस अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें अपना चेहरा छूने तक दूंगा। उन्होंने खुद को संभाला, अपने चोगे की धूल 2 बार झाड़ी और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे जूनियर ब्रदर ने एक लकड़ी की तलवार उठाई और मेरे हाथों में थमा दी। सीनियर ब्रदर, मास्टर ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। एक बार आपको लकड़ी की तलवार की आदत हो गई तो ये आपकी बॉन्डेड स्वॉर्ड से कम नहीं होगी। मैंने लकड़ी की तलवार ली और सिर झुकाकर सलाम किया। मास्टर सही है, मैं ही गलत था। वापस पीक पर पहुंचकर मास्टर वहां से मेरा स्पिरिट गैदरिंग एरे हटवा दिया और स्पिरिट स्प्रिंग का रुख मेरे जूनियर ब्रदर की तरफ मोड़ दिया। रो लो, बस एक आंसू बहा दो और मुझसे एक बार भीख मांग लो, मैं तुम्हें अपनी जान तक दे दूं। मैंने अपना सामान स्टोरेज बैग में पैक किया और नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। मास्टर दरवाजे पर खड़े थे, उनका हाथ एक पल के लिए कांप उठा। तुम मुझसे भीख क्यों नहीं मांगते? क्या तुम मेरे दिल को दर्द से मार देने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक ऐसे सख्त बनने का नाटक कर सकते हो। जब तुमसे और सहा नहीं जाएगा तब तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे और मेरी मदद के लिए गिड़गिड़ाओगे। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम ठीक हो चुका है। 7 और दिनों में मैं इस पागल से आजाद हो जाऊंगा और आखिरकार घर जा पाऊंगा। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस पल मैं सच में गायब होने वाला हूंगा वो जख्मों से लथपथ मेरे बेडरूम में आ जाएंगे। मैंने दवा का बर्तन कोयलों पर रखा। इस खून रोकने वाली जड़ी बूटी के लिए मैं अपने जख्मी शरीर के साथ लगातार 4 घंटे तक पिछले पहाड़ों में भटकता रहा। अचानक लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोला गया। एक महंगा बूट दवा के बर्तन पर आ गिरा। मिट्टी का बर्तन टूट गया और भूरी दवा हर तरफ बिखर गई। गर्म दवा की बूंदें मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिरी, जिससे लाल निशान पड़ गया। चैन जिहाओ दरवाजे पर खड़ा था और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए मुझे देख रहा था। सीनियर ब्रदर, इस जड़ी बूटी की बदबू बहुत तेज है। अगर इससे मेरे स्पिरिट बर्ड का दम घुट गया तो? उसके पीछे डिसिप्लिन हॉल के शिष्य खड़े थे, वे सब लोग जिन्हें मैं कभी सिखाया करता था। अब वे अपनी तलवारें पकड़े खड़े थे और मेरी तरफ देख तक नहीं रहे थे। चैन जिहाओ ने जमीन से वह पुरानी 7 लीफ पर्पल हर्ब उठाई। बिल्कुल सही, मेरे स्पिरिट बर्ड को आजकल ज्यादा भूख नहीं लग रही है। ये जड़ी बूटी भले ही सस्ती हो, लेकिन किसी जानवर की भूख जगाने के लिए काफी है। वह 7 लीफ पर्पल हर्ब। 5 साल पहले जब मास्टर सीक्रेट रियल में बुरी तरह घायल हुए थे, मैं एक दरिंदे के घोंसले में घुस गया था। उसकी एक टहनी लाने के लिए मेरा लगभग सारा खून बह गया था। तब उन्होंने मुश्किल से इस पर एक नजर डाली थी और आज मैं पिछले पहाड़ की खाक छान रहा था, सिर्फ उसके बचे हुए कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। जाओ, इसे बर्ड को खिला दो। मैं बस अपनी नजर के सामने वाले पैनल को देखता रहा। इस दुनिया को छोड़ने के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे थे। मैं पीछे हटा और चैन जिहाओ के लिए जगह बना दी। अगर जूनियर ब्रदर को यह पसंद है तो वह इसे ले सकता है। चैन जिहाओ की मुस्कुराहट वहीं जम गई और उसकी नजरें बदल गईं। उसकी उंगलियां उस फर क्लोक पर फिरी जो उसने पहन रखा था। वह शाहूबाई था, वह स्पिरिट फॉक्स जिसे मैंने 10 साल तक पाला था और अपनी स्पिरिचुअल पावर से खिलाया था। कल जिहाओ ने हल्के से कहा था ठंड है, और मास्टर ने उसे जिंदा ही खाल से अलग कर दिया। चैन जिहाओ ने फॉक्स फर को अपने ऊपर और कस लिया और अपना चेहरा कॉलर में छुपाकर उसे रगड़ने लगा। सीनियर ब्रदर, ये कितना गर्म है। अच्छा हुआ मास्टर मुझसे इतना प्यार करते हैं और उन्हें दोष मत देना। अगर एक जानवर मुझे गर्मी दे सके तो यह उसकी किस्मत है। मेरे सीने में एक पल के लिए दर्द उठा और फिर सब कुछ सुन्न हो गया। बस कुछ दिन और फिर यह सब खत्म हो जाएगा। मास्टर आंगन के दरवाजे पर दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। शायद उन्हें दवाई की गंध से नफरत। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये सिर्फ एक जानवर है। चैन जिहाओ कमजोर है और इसे खुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करना इसकी खुशकिस्मती है। अगर तुम बुरा मानते हो तो तुम्हारा दिल ही खोटा है। फिर वही पागलपन भरी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। रो, जिस पल तुम रोगे मैं तुम्हारे उन खूनी आंसुओं को एक जेड बॉक्स में संभाल कर रख दूंगा। तुम्हारे सबसे प्यारे स्पिरिट पेट का फर पहन रखा है। इससे दर्द तो हो रहा होगा, है ना? मेरे घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो। जब तुम इतना रोगे कि सांस भी न ले पाओ, तब मैं तुम्हारी तरफ कुछ गोलियां फेंकूंगा और तुम्हारा सिर थपथपाऊंगा। मैंने कोने से झाड़ू उठाई और झुककर टूटी हुई दवाई को दरवाजे के बाहर निकालने लगा। जब तक जूनियर ब्रदर को यह पसंद है, बस ध्यान रखना कि इससे मास्टर की आंखें गंदी न हो। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। मेरे मास्टर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। अपनी आस्तीन के एक झटके से उन्होंने स्पिरिचुअल फोर्स की एक लहर छोड़ी, जिसने मेरे हाथ की झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर दी। लकड़ी की एक फांस मेरी हथेली में धंस गई और खून टपकने लगा, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे मास्टर मेरे पास आकर रुक। कितनी बदतमीजी है। लगता है नौकरों के क्वार्टर में तुम बहुत आराम से रह रहे हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है। मैंने सिर झुका लिया और अपने पैरों के अंगूठों को देखने लगा। इस शिष्य को अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम जानते हो कि तुम गलत हो तो पिछले पहाड़ पर फ्रॉस्ट फॉल के नीचे जाकर घुटनों के बल बैठो और अपनी गलती पर विचार करो। जब तक समझ ना आ जाए वापस मत आना। फ्रॉस्ट फॉल वो जगह थी जहां स्वॉर्ड सेक्ट बड़े गुनाहों की सजा देता था। अगर ये पहले की बात होती तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे सह लेता, लेकिन अब मेरी लाइफ बाउंड तलवार टूट चुकी थी। मेरी शक्तियां खत्म हो गई थीं और वहां जाने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। मैंने मास्टर की तरफ
देखा। जी मास्टर। फिर मैं मुड़ा और चला गया। मेरे पीछे मैंने उनकी भारी सांसें सुनी और फिर एक टी कप के टूटने की तेज आवाज आई। पिछले पहाड़ की हवा शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। झरना चट्टान से गिरकर मेरी पीठ पर लगातार प्रहार कर रहा था और ठंड मेरी हड्डियों के हर कोने में समाती जा रही। मैं तालाब के बीच मौजूद हार्ट स्टोन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे घुटने पहले ही सुन्न हो चुके थे। दर्द मेरी नसों को चीरता हुआ गुजर रहा था। 3 साल पहले मेरे मास्टर के ट्रिब्यूलेशन के दौरान उनका मैजिक आर्टिफैक्ट टूट गया। मैं उनके सामने खड़ा हो गया था और बिजली का झटका अपने ऊपर ले ली। मेरे दिल की नस फट गई थी और तब से ठंड पड़ने पर वहां असहनीय दर्द उठता था। अब उस बर्फीले पानी ने उस पुरानी चोट को फिर से जगा दिया। दर्द से मेरी नजर धुंधली पड़ गई, लेकिन मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसी वक्त मेरे मास्टर वाटर मिरर में मुझे देख रहे। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब इंसाफ मांगता हूँ, कब टूटकर उनसे रहम की भीख मांगता हूँ। उनकी किस्मत खराब थी, उन्हें वो कभी नहीं मिलने वाला था। काउंटडाउन 5 दिन। चैन जिहाओ एक सफेद जेड बाउल लेकर आया जिसमें से भाप उठ रही थी। ये हार्ड गार्ड सूप था। इसका सिर्फ एक घूंट ठंड को रोक सकता था। वह किनारे पर रुका। उसके बूट बर्फ पर चरमरा रहे थे। सीनियर ब्रदर, कैसा लग रहा है? मास्टर ने कहा है कि अगर तुम अपना सिर झुकाने को तैयार हो तो यह दवाई तुम्हारी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में बची खुची स्पिरिचुअल पावर को घुमाने लगा, जैसे उसकी आवाज सुनी ही न हो। चैन जिहाओ ने अपनी कलाई घुमा दी और वह भूरी दवाई बर्फ पर बिखर गई, जिससे सफेद बर्फ पर गहरे निशान पड़ गए। ओह, मेरा हाथ फिसल गया। अब अपनी हालत तो देखो, तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। कभी तुम सीनियर ब्रदर हुआ करते थे और अब। मैंने धीरे से कहा, मैंने सफाई कर दी है तो अब यहाँ से चले जाओ। यहाँ खड़े होकर रास्ता मत रोको। चैन जिहाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। प्रेशर की एक लहर नीचे उतरी और मेरे मास्टर ठंडे चेहरे के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने चैन जिहाओ को अपने पीछे छुपा लिया और मेरी तरफ गहरी निराशा से देखने लगे। उनकी उंगलियां चलीं और उन्होंने मेरे शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट्स सील कर दी। अब मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बची थी जो इसे रोक पाती। ठंड तुरंत मेरे अंदरूनी अंगों तक पहुंच गई। मैंने एक मुंह भर खून की उल्टी की। अगर तुम अब भी सबक सीखने से इनकार करते हो तो 10,000 सर्पेंट पिट में जाओ। वह सेक्ट का एक फॉरबिडन एरिया था, एक गहरा गड्ढा जो जहरीले सांपों से भरा हुआ। अब डर लग रहा है ना? तुम्हें हमेशा से ऐसे गीले और ठंडे जीवों से नफरत रही है। अगर तुम मेरी रो पकड़कर मदद के लिए रोओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। वह क्लिफ के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि मैं उनके पैरों में गिर जाऊं। मैंने अपने मुंह से खून पोंछा। एक चट्टान का सहारा लेकर मैंने खुद को खड़ा किया और क्लिफ के किनारे की तरफ चलने लगा। थैंक यू मास्टर। फिर मैंने छलांग लगा दी और 3 रातों तक मैं एक बार भी नहीं रोया। जब भी मुझे लगता कि अब और सहना मुमकिन नहीं है, मैं बस उस पैनल को घूरता रहता। 10वें दिन की सुबह मैं घिसटते हुए वापस क्लिफ के ऊपर पहुंच। सूखे हुए खून से लथपथ मेरे कपड़े फटे हुए थे और हर जख्म गहरा होकर सड़ने लगा था। मेरे मास्टर और चैन जिहाओ क्लिफ के किनारे खड़े थे। चैन जिहाओ ने एक चीख मारी और उनके पीछे छुप गया। मेरे मास्टर का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा, अपना हाथ आधा उठा, लेकिन फिर उसे वापस नीचे कर लिया। उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैरियर खोल दिया और मुझसे थोड़ा और दूर हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि मेरे पास खड़े होने भर से ही वह जगह गंदी हो जाए। मेरे मास्टर की आवाज भारी हो गई। सर्पेंट किंग का गॉल ब्लैडर मुझे दे दो। जिहाओ को ठीक होने के लिए इसकी जरूरत। फिर यहाँ से चले जाओ और खुद को साफ कर लो। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। सर्पेंट किंग का गॉल ब्लैडर मेरी हथेली में पड़ा था। चैन जिहाओ एक रुमाल अपने हाथ पर लपेटे उसे लेने आया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसका पैर फिसल गया और उसका भारी कढ़ाईदार बूट मेरे दाहिने हाथ पर जोर से पड़ गया। मैंने अपने होंठ भींच लिए और बिना कोई आवाज निकाले हाथ पीछे खींच लिए। मेरे मास्टर की उंगलियां हल्के से कांप उठीं। फिर वह मुड़े और चले गए। उनके मन में विचार बुरी तरह उलझे हुए थे। वह रोया क्यों नहीं? पहले तो उंगली कटने पर भी मेरे पास भागकर आता था और मुझसे उस पर फूंक मारने को कहता था। क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं रही? नहीं, वह बस मुझसे नाराज है। वह मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनकी जाती हुई पीठ को देखा। किसे परवाह है? काउंटडाउन 2 दिन। सर्वेंट्स क्वार्टर में मैंने दीवार के पास टटोला और एक पुराना सिल्वर लॉक बाहर निकाला। ये वो निशानी थी जो मेरे साधारण माता पिता पीछे छोड़ गए थे। जब प्लेग फैला था, उन्होंने मुझे पहाड़ पर भेज दिया था और यही लॉक मेरे गले में पहनाया था। मैंने अपनी आस्तीन से उसे साफ किया। बस 2 दिन और फिर मैं घर जा सकता था। मैंने साफ साफ एक तस्वीर सोची। गर्म दूध, बालकनी में खिले फूल और मम्मी पापा की छोटी छोटी नोकझोंक। लेकिन तभी रोशनी धुंधली पड़ गई। मेरे मास्टर मुझसे कुछ दूरी पर खड़े। उन्होंने हाथ बढ़ाया और वो लॉन्गेविटी लॉक मेरे हाथ से उड़कर उनकी हथेली में आ गया। मैंने उसे वापस लेने के लिए झपट्टा मारा। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और लॉक को ध्यान से देखने लगे। तो इस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन गिरती जा रही। इमोशनलिस्ट डाओ सांसारिक लगाव को त्याग देता है और तुम अब भी इस चीज को पकड़े हुए हो। मैंने उनकी आस्तीन पकड़ ली। प्लीज इसे हाथ मत लगाई। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनकी उंगलियां सख्त हो गईं। वही जानी पहचानी आवाज फिर मेरे कानों में गूंज उठी। तो आखिरकार तुमने मुझसे भीख मांगी। जिन चीजों की उसे परवाह है, उन्हें तोड़ दो और वो हार मान लेगा। इस बेकार चीज को क्यों संभाल कर रखना? अब से उसकी दुनिया में सिर्फ मैं होना चाहिए। मेरे मास्टर ने मेरी तरफ देखा। उनकी उंगलियों पर स्पिरिचुअल एनर्जी झिलमिला रही थी।